जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे भारत देश का संविधान है। उसमें जो 22 चैप्टर दिए गए हैं, यानी 22 भाग दिए गए हैं, उसमें जो दूसरा भाग है उसके बारे में, दूसरे भाग में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है कि वो कौन से लोग हैं जो भारत देश के नागरिक कहे जाते हैं, ठीक है, जिन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, और जो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। और वो कौन से नागरिक हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है, वोट भी नहीं डाल सकते। तो इन सभी के बारे में हम जो है इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। और भारत देश के समय जो है किन लोगों को जो है नागरिकता दी गई, भारतीय संविधान में जो है नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, वो क्या कहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो है काफ़ी जानकारी मिलेगी। जिससे कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करो तो उसमें जो है आप अगर नागरिकता से संबंधित कोई क्वेश्चन देखते हो तो उसको जो है आप आसानी से जो है उसका आंसर दे सकते। ये तभी संभव है, तब आप वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तभी। तो आइए अब वीडियो की मैं आगे शुरुआत करता हूँ, आगे लिए चलता हूँ, आपको अपने कंटेंट्स की तरफ आपको बताता हूँ। आखिरकार नागरिकता है क्या, इसका अर्थ क्या है। नागरिकता का अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी हमारे, मैं अपने भारत देश की बात करूंगा, ठीक है, उसी से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारा जो भारत देश है, इसमें अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, वैक्स व्यक्ति का मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वैक्स मतलब 18 साल की उम्र जिस व्यक्ति की हो चुकी है, व्यक्ति मतलब लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल हो चुकी है और उस व्यक्ति को, वो भारत देश के अंदर है, उस व्यक्ति को अगर वोट डालने का अधिकार भारत सरकार ने दे रखा है, ठीक, और उसे जो है इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार दे रखा है। वो चाहे तो इलेक्शन भी लड़ सकता है, चाहे तो वोट भी डाल सकता है, यानी वोट भी डाल सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है। तो वो भारत का नागरिक है, उसे नागरिकता प्राप्त है भारत देश की, ये कहा जाएगा, ठीक है ना। और हमारे भारत देश के अंदर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो भारत देश के अंदर हैं तो सही, और यहाँ जन्म भी हुआ है शायद उनका, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ऐसे भी व्यक्ति हैं। जैसे विदेशों के कुछ राजदूत जो होते हैं, वो जो भारत देश में जॉब कर रहे हैं, उनकी अगर फैमिली भी है यहाँ, और उनका कोई बच्चा अगर भारत देश के अंदर पैदा होता है, तो वो बच्चा वोट नहीं डाल सकता, ठीक है, जो से उसकी उम्र फिलहाल 18 साल हो या 19 साल हो, तब भी वोट नहीं डाल सकता वो, ठीक है ना, क्योंकि उसे अभी फिलहाल भारत की नागरिकता नहीं मिली हुई है। जब भारत की नागरिकता मिल जाएगी तब वोट डाल सकता है, ठीक है। तो कब वो वोट डाल सकता है, कब नहीं डाल सकता, इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, ये हम जब डिटेल से एक वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। फिलहाल तो मैंने अभी आपको केवल ये बताया है कि नागरिकता का अर्थ किस तरीके से निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम नागरिकता का थोड़ा अर्थ हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझोगे, आपको हर एक जो चीज़ क्लियर हो जाएगी। एकदम नहीं हो पाएगा क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम तो आपके माइंड में कई सवाल आ रहे होंगे, एकदम आप पूछने की कोशिश भी कर रहे होगे, ठीक है। तो अभी शांत होकर अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तब आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ नागरिकता का हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा, हमारे देश में जो विदेशी भी हैं और हमारे देश के कुछ जो अपने नागरिक भी हैं। तो नागरिकता का जो वर्णन सबसे पहले अरस्तु ने किया, थोड़ा सा ये पॉइंट्स मालूम होना चाहिए, कभी कभी आप बुझ लिया जाता है एग्जाम में। तो नागरिकता से संबंधित हमारे भारत देश के संविधान में 5 से लेकर 11 जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये नागरिकता से संबंधित दिए गए हैं। शुरुआत में जो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद बनाए गए, जो संविधान के अंदर दर्ज है, वो केवल उस उस वक्त की स्थिति को देखकर, जिस वक्त हमारा भारत देश का संविधान बन रहा था, उस वक्त की स्थिति को देखकर वो दर्ज किए गए थे, ठीक है। तो वो अनुच्छेद क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अनुच्छेद 5 के बारे में बताना चाहूंगा। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले या उस समय, ठीक है, अगर किसी किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। नंबर 2, उसके माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है,
ठीक है, तो उसके माता पिता भी भारतीय कहलाए जाएंगे। ठीक है, और उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ तो उसके माता पिता भी भारतीय कहलाए जाएंगे, और उनसे जो संतान पैदा होगी वो भी भारतीय कहलाई जाएगी, यानी भारतीय नागरिक वो माने जाएंगे, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। एक एक स्टेप आपको समझना है। अभी एकदम क्वेश्चन आपके माइंड में जो एकदम पुटअप नहीं करना, जब आगे को आप पढ़ते जाओगे, जब आपका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति सन 1950 से पूर्व 5 साल से भारत में रह रहा है, वो भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि ये जो भारत पाकिस्तान से लोग गए थे और आए थे उनके बारे में अनुच्छेद आपका 6 और 7 बताता है। किस तरीके से बताता, आइए जान लेते हैं थोड़ा। कि अनुच्छेद 6 कहता है, पाकिस्तान से भारत जो लोग आए, ठीक है, किस वक्त, आपके सन 1948, ठीक है, 1948 के आसपास की बात है, जिस वक्त हमारे भारत देश का जो बंटवारा हो रहा था, उस वक्त की स्थिति को देखकर ये 2 अनुच्छेद आपके वो तैयार किए गए। सॉरी। तो ये अनुच्छेद जो 5 है, ये कहता है कि जो उस वक्त लोग आपके पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, सन 47 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त जो है कुछ लोग जो है पाकिस्तान से भारत आए, तो वो आपके भारत के नागरिक होंगे या नहीं होंगे? तो वो इस तरीके से भारत के नागरिक होंगे कि भारत की सरकार ने एक डेट डिक्लेयर की, 19 जुलाई 1948। इसको आप ध्यान रखना, नोट कर लेना, ठीक है। 19 जुलाई 1948 एक डेट आपके जो है आज़ादी के बाद, ठीक है, सन 47 में देश आज़ाद हुआ, सन 47 के बाद सन 48 में ये डेट लागू कर दी गई, 19 जुलाई 1948। इस डेट से पहले जो भारत देश में आ गया वो तो भारत देश का नागरिक है ही, क्योंकि सन 47 में हमारा भारत देश जो है वो आज़ाद हो गया, बंटवारा हो गया, अलग पाकिस्तान अलग हिंदुस्तान। तो जो आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले हमारे देश में आ गया वो तो है ही हमारे भारत देश का नागरिक, लेकिन इस डेट के बाद भी अगर कोई पाकिस्तान से हमारे देश में आ गया तो भी वो भारत देश का नागरिक हो जाएगा। बस इस डेट के बाद में उसको आके एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद में 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई हमारे भारत देश में आया है ना व्यक्ति, उसे एक फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भरने के बाद में 6 महीने बाद उसको नागरिकता भारत सरकार वो दे देगी। ये प्रावधान किया गया था उस स्थिति को देखकर उस वक्त भारतीय संविधान में। क्लियर? के भारत से पाकिस्तान गए, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, और फिर वो जब वहां पर लड़ाई हुई, मारकाट शुरू हुई, तो वापस फिर भागकर जो हिंदुस्तान आ गए। तो ऐसे भी तो व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर संविधान में जो एक अनुच्छेद लाया गया, इसमें कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भी पाकिस्तान जो गए थे और वो वापस हिंदुस्तान आ गए, उनको भी जो है एक फॉर्म भरना होगा, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में, फॉर्म भरने के बाद में भारत सरकार उनको जो है वो भारतीय नागरिकता वो प्राप्त करा देगी, यानी भारतीय नागरिक वो कहलाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ इतना भी भारतीय संविधान ने इतनी तक छूट दी थी उस वक्त। देख लो कितनी भारतीय संविधान में जो है, जो कितना भारतीयों के लिए ख्याल रखा गया कि जो भारत से वापस आ गए वो भी भारतीय हैं, और जो किसी वजह से यहाँ से छोड़कर भारत को भाग गए थे फिर वापस आ गए, उनको भी जो है भारत वालों ने अपनाया और भारत की नागरिकता दी, और भारत के वो नागरिक कहलाए। उस वक्त इतनी भारतीय संविधान में इतनी जो है छूट दी थी, इतना जो है प्रावधान किया गया था भारतीयों के लिए। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 8 समझ लेते हैं। तो यहाँ तक ये जो 2 अनुच्छेद थे, ये उस वक्त की जो है भारतीय संविधान जब हमारा लागू हुआ था, उससे पहले जो हमारा भारत देश का जो बंटवारा हुआ था सन 47 में, उस वक्त की स्थिति को देखते हुए 2 ये अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में दर्ज किए गए थे। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो अब 8 है, ये हमें साफ साफ बताता है कि भारत के बाहर जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। तो मैं दोबारा इस लाइन को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, एक ही बार में आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा। अब अनुच्छेद 9 को देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता अपनी इच्छा से, स्वेच्छ इच्छा से जो है जो ले लेता है, यानी विदेशी कोई भी
विदेश में गया और विदेश की उसे विदेश अच्छा लगा और उसकी नागरिकता उसने ले ली, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई भी जो अन्यथा कार्य नहीं करते तब तक। अन्यथा कार्य का मतलब है यानी देश विरोधी कोई भी अगर कार्य आप नहीं करते तो आप भारत देश के नागरिक बने रहोगे। लेकिन आप भारत देश के नागरिक हो, अगर कोई आपने देश विरोधी कार्य कर दिया तो भारतीय सरकार आपकी जो है नागरिकता वो छीन लेगी। आप ना तो वोट डाल सकते हो और ना ही इलेक्शन लड़ सकते हो, और अधिकार मिल जाएंगे, कमाइए खाइए, ठीक है, परिवार के साथ रहिए, लेकिन आपको वोट नहीं डाल सकते आप और इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये कुछ मुख्य अधिकार हैं, और आप जो है जो आप वो ओहदे प्राप्त नहीं कर सकते जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, न्यायालयों में आप जो है न्यायाधीश के पदों पर नहीं बैठ सकते, राज्यपाल वगैरह नहीं बन सकते, सीएम या प्राइम मिनिस्टर वगैरह, इस तरीके से ये अधिकार छीन ले जाएंगे। बाकी आप जो खाइए पिए रहिए। अब अनुच्छेद 11 को जान लेते हैं। अनुच्छेद 11 में बताया गया कि नागरिकता पर कानून जो है संसद का जो गृह मंत्रालय है वो आपका बनाएगा। जब ये प्रावधान दे रखा तो सबसे पहला जो कानून नागरिकता से संबंधित बना वो 1955 में 1955 में बना, और उसमें 5 तरीके बताए गए कि 5 तरीकों से आप जो है 5 तरीकों से आप जो है नागरिकता ले सकते हो। और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप आप हम जानते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बस आपको एक ही चीज आपको अपने अंदर लेकर आनी है, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप वीडियो जो है एक आध में अच्छे से फुल जो है वो देखें, वॉच करें। और जब फुल वॉच करोगे बिना स्किप किए धैर्य से आप जो मन लगा कर देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हर एक स्टेप हर एक कंटेंट्स आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो इसमें 5 तरीके वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है, वंश के आधार पर मिल सकती है, पंजीकरण के आधार पर मिल सकती है, देशीयकरण और राज्य क्षेत्र में विलय से प्राप्त नागरिकता आपको मिल सकती है। आप सर जी कहोगे ये तो आपने एक साथ 5 तरीके बता दिए, हमारे तो समझ में नहीं आए। तो एक एक को आइए अच्छे से जान लेते हैं जिससे कि आपको ये 5 अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि इनको तो आप किताबों में पढ़ सकते हो, लेकिन इनका जो मतलब है, अर्थ है, वो क्या कहता है शब्दों का, क्योंकि शब्दों में किताब में जो होते हैं ना लिखे हुए, तो किताब में हम शब्दों का अर्थ ना पकड़ पाने की वजह से, उसका जो है मतलब समझ ना पाने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जाम में जो है जो एग्जामिनर है, जो जो एग्जाम को तैयार करता है, एग्जाम का पेपर तैयार करता है, वो वर्डों में उलझा देता है स्टूडेंट को, और वर्डों के अंदर प्रॉपर अर्थ ना मालूम होने की वजह से, उसका प्रॉपर अर्थ ना पकड़ पाने की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और सही की जगह गलत आंसर वो टिक कर देता है, और वहीं पर उसका रिजल्ट डाउन चला जाता है। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे जन्म के आधार पर नागरिकता किस तरीके से मिल सकती है। इसमें 1955 में क्या प्रावधान किया गया था, सबसे पहले इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। जो पहला जो नागरिकता पर कानून आया उसमें 1955 में, तो जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिल सकती है। सबसे पहले कहा गया कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक होंगे, ये कहा। ऐसी बात पहले भी कही गई थी। तो यहाँ 1955 में जब ये चीज लाई गई तो इसका मिसयूज हुआ। मिसयूज होना लाजमी था। क्यों मिसयूज हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप सोचो जरा, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, अगर भारत देश में कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो भारत देश का नागरिक है, तो ऐसे तो विदेशी भी हमारे भारत देश में 1955 के बाद में हमारे भारत देश में जो है कितने विदेशी भी रह रहे होंगे। वो भी जो है कोई 3 महीने के लिए घूमने जैसा आ जाता है, या काम करने के लिए आ जाता है अपने परिवार के साथ में, परिवार को भी ले आता है, या जैसे, या लेडीज भी कोई घूमने आई है, या किसी का परिवार भी यहाँ विदेशी रह रहा है और उनके बच्चे का जन्म हो जाता है। उन्हें भारत की नागरिकता नहीं है लेकिन उनके बच्चे का अगर जन्म हो जाता है, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, वो जन्म हो जाता है, तो इस जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी मैंने आपको बताया वो भारत का नागरिक कहलाएगा। कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत में जन्मा बच्चा भारतीय कहलाया जाएगा। तो इसका मिसयूज होने की चांस कितने हैं, इसके 100% मिसयूज होने के चांस थे। तो इसमें फिर बाद में जो है चेंजेस किए गए, इसके मिसयूज जो है हो ये,
तो इसको देखते हुए काफी देर में खैर सरकार को ध्यान आकर्षित हुआ इस तरफ, गया उनका। सन 1986 में, देखो 1955 में ये बात कही गई थी, 1986 में लोगों का ध्यान गया इस तरफ और इसमें चेंजेस किया और इसमें संशोधन किया और कहा गया कि भारत में जन्मा बच्चा भारतीय होगा, लेकिन वो भारतीय तब होगा जब उसके माता या पिता भारतीय हों, तब वो भारतीय होगा। ठीक, तब इसका मिसयूज थोड़ा कम हुआ। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और थी कि किसी वजह से किसी ने जो है इधर उधर से जुगाड़ लगा के जो है अपनी जो है नागरिकता प्राप्त कर ली, किसी लेडीज ने और आपका जेंट्स ने, या लेडीज ने ही, कोई विदेशी थी और किसी तरीके से जुगाड़ करके उसने जो नागरिकता प्राप्त कर ली। और नागरिकता जब उसकी जायज तरीके से नहीं ली उसने, और उसने जो है बच्चे को जन्म दिया, उसका इरादा कुछ और था। ऐसा हो सकता है, कंडीशन तो बन सकती है ना। तो अब वो बच्चा जो है बड़ा होकर जो उसके मकसद के लिए उसकी माँ तैयार कर रही है उसे, तो उस मकसद पे लगेगा। शायद देश विरोधी मकसद भी हो सकता है, हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है। तो उस चीज को देखते हुए ये कहा गया कि आपका 2003 में ये बात कही गई कि उसके माता पिता की भी जो आपकी नागरिकता है वो वैलिड होनी चाहिए। अगर ये साबित हो गया कि उसकी माता पिता की जो है नागरिकता वैलिड नहीं है, गलत तरीके से नागरिकता ली गई है, तो उसके जो माता पिता की भी जो नागरिकता जाएगी और उस बच्चे की भी जो है वो नागरिकता जाएगी, वो भारत के नागरिक नहीं कहे जाएंगे, ना वो बच्चा और ना वो उसके माता पिता। तो यहाँ पर जो है मिसयूज होने के, फिर इस जो प्रावधान किया गया था 1955 में, इसके मिसयूज होने के 2003 तक वो है चांस बहुत ना के बराबर हो गए। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक अगर आप पेशेंस रखकर यानी आप धैर्य रखकर अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये स्टेप भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट स्टेप जानते हैं, वंश के आधार पर कि वंश के आधार पर किस तरीके से नागरिकता वो दी जाती है। यानी 1955 में कहा गया था वंश के आधार पर भी आप भारत देश के नागरिक वो कहलाए जाओगे। वंश के आधार पर ऐसे जैसे अगर आपके माता पिता अगर भारतीय हैं तो आप भी भारतीय कहलाए जाओगे। ये वंश के आधार पर नागरिकता कही जाती है। जैसे आपके दादा भारतीय है तो आपके पिताजी भी भारतीय कहलाए गए और आप भी भारतीय कहलाए जाओगे। और आपके आने वाली जितनी भी संतानें होंगी, अगर वो कोई देश विरोधी कोई गतिविधि नहीं करती है, कोई ऐसा देश विरोधी काम नहीं करती है, ठीक है, तो वो भी आपकी भारतीय ही सभी कहलाई जाएंगे। अगर वो आगे जो और प्रावधान दिए गए हैं उनको को भी जो है वो सभी पे जो है जो सही उतरते हैं, तब जैसे विदेश में जाकर जो है विदेशी नागरिकता अर्जित ना कर ले, ऐसे और भी प्रावधान है तब। ठीक है, तो यानी जो संतान है आने वाले, अगर आप भारतीय हैं तो आने वाली आपकी संतान भी वो भारतीय ही होगी। ये इसमें वंश के आधार पर कहा गया है, इसे वंश के आधार पर नागरिकता वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यहाँ पर एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहूंगा, वंश के आधार पर नागरिकता शायद छूट गया है कि पहले इसमें वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान थोड़ा ऐसा था, इसमें एक मिसयूज होने का जो है, मिसयूज होने का नहीं कहेंगे, एक थोड़ा फॉल्ट जो रह गया था, वो बाद में जो इसमें संशोधन किया गया 1992 में। वो फॉल्ट ऐसे था, पहले जो वंश था वो बाप के आधार पर माना जाता था। यानी अगर कोई बच्चा है, उसके जो पिता अगर भारतीय हैं तो वो बच्चा भारतीय माना जाएगा। अगर उसकी माँ भारतीय नहीं है, ठीक है, तो उसका पिता अगर भारतीय नहीं है तो वो बच्चा भी भारतीय नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज कही गई, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट था क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि माँ जो है वो भारतीय है और बाप भारतीय नहीं है। ठीक है, और वो बच्चा फिर भारतीय कैसे हो जाएगा, इस प्रावधान के जो अंतर्गत तो नहीं हो सकता। तो इसमें चेंजेस किया गया, इसमें कहा गया कि वंश जो है माता या पिता दोनों में से किसी को भी वो माना जा सकता है। माँ से भी माना जा सकता है और पिता से भी माना जा सकता है। वंश दोनों में से किसी से भी वो साबित हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पिता से ही हो। पहले पिता से ही साबित था वंश। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे कोई लेडीज है, ठीक है, और उसका कोई बच्चा जो वो विदेश चली जाती है, ठीक है, और उसका कोई बच्चा जो जन्म ले लेता है विदेश के अंदर, तो
अगर वंश के आधार पर उसे नागरिकता दें तो उसका बाप जो है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि उसका बाप जो भारतीय है नहीं, माँ भारतीय है, हो सकता है ना कि कोई हिंदुस्तान की लेडीज विदेशी से किसी से जो है शादी कर ले, लेकिन माँ जो उसका बच्चा जो है, बच्चा भारतीय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाप जो है भारतीय नहीं है, माँ भारतीय है। इस प्रावधान से तो नहीं हो सकता। तो फिर जब इसमें चेंजेस 1992 में किया गया और ये बात कही गई कि जो वंश वो माँ से भी तय होगा, कि माँ अगर भारतीय है तो बच्चा भी भारतीय वो कहलाया जाएगा, बच्चे को जो है भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, तो ये थोड़ा सा जो पॉइंट था मैंने क्लियर आपको कराया। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट्स आपको छोटे और एग्जाम में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। पंजीकरण द्वारा नागरिकता तीसरे नंबर पर कैसे, कि भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो आपके शुरू में 6 माह की जो है तिथि दी गई थी, कि 6 महीने तक अगर कोई भी व्यक्ति जो हमारे भारत देश में रह रहा है मामूली तौर पर, तो 6 माह के बाद में अगर वो पंजीकरण कराता है, अपना फॉर्म भरता है, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, अगर वो भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो। लेकिन बाद में 6 महीने की तिथि बहुत छोटी सी थी, कि 6 महीने तो यूं ही जल्दी वक्त आ जाता है। कोई भी विदेशी आएगा, 6 महीने रहेगा और एक फॉर्म भरेगा और भारत का नागरिक बन जाएगा, जो चाहे वो कर देगा। ठीक है, इलेक्शन भी लड़ सकता हो, तो नेता बन सकता, कुछ भी बन सकता है। जब भारतीय नागरिक बन गया हो गया तो इसका मिसयूज होने की वजह से फिर इसकी जो है जो टाइम ऑफ पीरियड बढ़ा दिया और कहा गया कि कम से कम 10 साल या 12 साल के आसपास का टाइम दिया गया, कम से कम 10 साल। ठीक है, 10-12 साल अगर वो रहता है, ठीक है, और उसके बाद अगर पंजीकरण वो अपना कराता है नागरिकता के लिए, तब उसे नागरिकता दी जाएगी। और भी भारत सरकार उसके मापदंड तय करेगी, देखेगी। ठीक है, अगर कोई फॉल्ट वैसी चीज नजर आएगी, लगता है कि शायद देश के लिए खतरा हो सकता है, तो शायद ना भी दे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए अब चौथे जानते हैं, देशीयकरण द्वारा नागरिकता किस तरीके से दी जा सकती है। देशीयकरण द्वारा मतलब कि कोई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं विदेशी, जो हमारे भारत देश में आए, भारत देश हमारा भारत देश है उन्हें पसंद आया और वो चाहते हैं कि हम भारत देश के नागरिक बने, सच में बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? बिल्कुल बन सकता है। कोई भी विदेशी अगर हमारे भारत देश में आता है और आने से पहले भी वो अगर विदेशी है वहीं के वहीं सोचता कि मैं, मुझे तो भारत देश सुनने में ही अच्छा लगता है, तो मैं तो भारत देश का नागरिक बनना चाहूंगा, अगर हमारे, तो वो भी बन सकता है। उसके लिए भी हमारे भारत देश के संविधान में प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान इस तरीके से, वो हमारे भारत देश में आए, आकर यहाँ पर रहे कम से कम 10 साल। ठीक है, उसके अभी, ठीक है, कम से कम 10 साल तो कम से कम और इस तरीके से उसका आचरण हो कि आप जो है, जैसे एक भारतीय का होता है अपने देश के प्रति, अपने भारत देश के प्रति, ठीक है, जैसे एक देश, एक देश प्रति प्रेम होता है, यानी एक सच्चे जो होना चाहिए। यानी जाहिर सी बात है, अगर हम अपने घर में भी रहते तो अपने घर घर को चाहते हैं ना, अपने घर की हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं उसको, कोई हमारे घर को, दीवारों को तोड़े नहीं, कोई छत को या इधर उधर कोई हमारे घर को नुकसान ना पहुंचाइए, अगर हम कोशिश करते हैं ना, हर कोई कोशिश करता है जो अपने घर को बनाता है। ऐसे हम अब अपने भारत देश में रह रहे हैं, तो हम अपने भारत देश को चाहेंगे, हमारे भारत देश को कोई ऐसी ना छीन ले, ऐसी नुकसान ना पहुंचाए, चाहेंगे नहीं? तो इसी तरीके से होता है। अगर वो भी उसी तरीके की ऐसी छवि है उस इंसान की, विदेशी है, हमारे भारत देश में आता है, 10 साल रहता है, उसकी छवि ऐसी है, ठीक है, तो उसको भी इस तरीके से प्रावधान दिए गए हैं। तो उसमें कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति वैक्स हो, पहली बात तो नागरिकता जब भी मिल सकती है, पहला तो वैक्स हो जाए, उसके बाद में 10 साल वो रहता है, और वो हमारे देश के अंदर जो जो हमारे भारत देश की जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से कोई सी एक अगर वो भाषा सीख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, ठीक है, उसके बाद, और उसके बाद भी कहा गया उसका चरित्र जो है वो अच्छा होना चाहिए, और राजनिष्ठा उसके अंदर होनी चाहिए। और मैंने भाषा के बारे में बताया दिया, 22 भाषा जो है उनमें से कोई सी एक भाषा आनी चाहिए, और उस व्यक्ति जो है अपने जो देश की नागरिकता वो छोड़ चुका हो, त्याग चुका हो। ठीक है, और वो ऐसा किसी भी देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता ना दी जाती हो। ये भी ध्यान रखना, कई पॉइंट्स हैं। अगर कोई भी ऐसा देश का नागरिक है जो देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दी जा सकती, तो नहीं मिल सकती, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और उसने अपने देश की नागरिकता त्याग दी हो। अभी अभी मैंने बताया जो 22 भाषा, उनमें से एक भाषा आती हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिंदी है, उर्दू है, ठीक है, अरबी है, ये कुछ भाषाएं हमारे भारत देश की 22 भाषा हैं। पंजाबी है, बहुत सारी हैं। राजनिष्ठा यानी अपने देश से प्रेम करने वाला हो, सच्चा उसका जो है अच्छा चरित्र हो उसका, ठीक है, और
12 साल मैंने बता दिया, 12 साल का पीरियड उसने जो है बिताया हुआ हमारे भारत देश के अंदर। तो इस तरीके की ये कंडीशन अगर पाई जाती हैं, अगर वाकई भारत सरकार को लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है, वो कला में, विज्ञान में, सामाजिक सेवा में उसका योगदान है, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, या भारतीय जो यानी जो समाज सेवा के क्षेत्र में कह सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसा कोई व्यक्ति है, विदेशी है, हमारे भारत देश में रह रहा है, 12 साल से रह रहा है, चरित्र भी अच्छा है, हमारे भारत देश की जो 22 भाषा उनमें से कोई सी एक भाषा भी जानता है, ठीक है, और ऐसे देश का जो अपने देश की नागरिकता भी जो छोड़ चुका है, या छोड़ना चाहता है और हमारे भारत देश की नागरिकता लेना चाहता है, और चरित्र भी अच्छा है सब तरीके से, तो बेहतरीन, अच्छे, वेलकम, लीजिए, भारत देश में रहो, अच्छी बात है, तो उसे भारत देश की नागरिकता देशीकरण द्वारा मिल जाएगी। तो ये चौथे नंबर पर मैंने यहाँ पर बताया आपको। और एक अब लास्ट आता है आपका, जो कहा गया कि आपको नागरिकता मिल सकती है 5वें नंबर पर, वो राज्य क्षेत्र में विलय से प्राप्त नागरिकता आपको मिल सकती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर भारत देश किसी विदेशी राज्य को या क्षेत्र को अर्जित कर लेता है और अपने जो जो है अपने देश में शामिल कर लेता है, तो उसके जो नागरिक होंगे उस क्षेत्र के, वो भारतीय जो है भारतीय कहलाए जाएंगे, उन्हें फिर भारतीय नागरिकता वो मिल जाएगी भारत सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये लास्ट का था आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि नागरिकता पांचों जो जो 5 तरीके बताए, वो पांच तरीके जो कौन कौन से हैं, किस तरीके से हैं, अगर आपको याद ना हुए, एक बार में नहीं हो सकते याद, मैं समझता हूँ, तो वीडियो 1-2 बार आप रिपीट करके देख लेना, याद हो जाएंगे, या उसको राइट आपका जो नोट डाउन कर लेना और बाद में याद कर लेना, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि भारतीय जो नागरिकता है किस तरीके से वो जो आपकी जो है छिन सकती है, आप जो भारतीय नागरिकता से वंचित हो सकते हो, किस तरीके से आपकी नागरिकता वो छिन जाएगी, जो चली जाएगी, वो कौन कौन सी कंडीशन है, उनके बारे में भी जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला तरीका है कि जिससे नागरिकता आपकी जा सकती है, वो है परित्याग। अगर आपने भारत देश की नागरिकता खुद ही त्याग कर दी, तो आपकी भारतीय नागरिकता वो चली जाएगी, ठीक है। यह आपका पर्यवास, कि आप जो है किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता वो ग्रहण कर लेते हैं, किसी दूसरे राज्य की जो है नागरिकता वो ले लेते हैं, तो यहाँ की नागरिकता भी आपकी जो हिंदुस्तान की जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी, आपको वंचित किया जा सकता है, यानी भारत सरकार अगर को लगता है कि आप जो है कि आपके अंदर जो है कुछ ऐसी जो जो कंडीशन देखी गई है कि देश विरोधी आपके अंदर जो है, या कुछ आपको जो कहे कि किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता कपटता से अर्जित की हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कि भारत सरकार को लगता है कि आपने जो वैलिड आपकी नागरिकता नहीं है, कोई आपने धोखाधड़ी से नागरिकता ली है, तो भी आपको वंचित किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा, ठीक। और कई पॉइंट्स हैं इसमें, विवाह द्वारा भी है, यदि आप किसी विदेशी स्त्री या पुरुष से आप विवाह कर लेते हो, ठीक है, और आपके जो है फिर भी जो आपकी जो भारतीय नागरिकता है उसके जाने के चांस हैं, और चांस और भी ज़्यादा जब हो जाते हैं, 100% जब आप विदेशी व्यक्ति से शादी तो कर लिया आपने, ठीक है, और वहीं पर विदेश में जाकर रहने भी लगे और वहाँ की नागरिकता भी ले ली, तो 100% चांस है फिर तो चली ही जाएगी। तो इस तरीके से प्रावधान किया गया है। और राष्ट्र विरोधी गतिविधि, अगर आपके अंदर पाई जाती है, आप कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि में आप जो है भारत सरकार को लगता है कि आपको साबित हो जाता है कि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधि जो कर रहे हो, आप जो है आप यानी भारत देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो भी आपकी जो है भारत सरकार जो है नागरिकता वो छीन लेगी। और विदेश गमन द्वारा पागलपन, फकीरी और सन्यासी, ये 3 चीजें दी गई हैं। पागलपन, फकीरी या सन्यासी अगर आप हो जाते हो, यानी आप पागल हो जाते हो, आप सन्यासी हो जाते हो, या फकीरी आप जो हो, आपकी जो है नागरिकता वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान थे जो मैंने आपको बताया किस तरीके से नागरिकता वो छीनी जा सकती है, और कौन से तरीके, 5 तरीके मैंने आपको बताया जिनसे नागरिकता मिल सकती है, और मैंने कुछ तरीके यहाँ पर बताए 6-7 जिनसे नागरिकता वो आपकी वो छीनी जा सकती है, यानी आप नागरिकता से वंचित हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको नागरिकता से संबंध जो आपको ये टॉपिक जो आपको समझाया है। अगर मेरा पढ़ा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया है, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भारतीय संविधान से संबंधित आपको कंटेंट्स वो मिलता रहे, ठीक है। आपके एग्जाम में मेरा कंटेंट्स कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, मैं
इसी उम्मीद से कंटेंट जो प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप भी इसी उम्मीद से देख रहे हो, ठीक है। और न केवल भारतीय संविधान से संबंधित बल्कि जो है मैं आपको जो वीडियो हिस्ट्री से संबंधित प्रोवाइड कराऊंगा और भी कंटेंट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपकी नॉलेज बिल्डअप हो, आपका एग्जाम अच्छे से जाए, उसमें आप जो अच्छा परफॉर्मेंस दें, ठीक है, आपके अच्छे नंबर आए, आपका सिलेक्शन हो। तो खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं एक नए कंटेंट्स के साथ एक नई वीडियो में आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।